हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 5th फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कस करने से पहले जैसा कि आपको पता है, जो एग्ज़ाम के डेट हैं वो नज़दीक आ चुके हैं और ऐसे में आपको अब डेडिकेटली पूरी सीरियसनेस के साथ आपको अपनी पढ़ाई मजबूती से करनी है। एंड अप्रोक्स आपको 10 आवर्स पर डे तो डेडिकेट करने ही चाहिए, बिकॉज मल्टीपल लोड हो सकता है। आप स्टेट पीसीएस के भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसमें भी आपको टाइम डिवोट करना पड़ रहा होगा, क्योंकि लगातार स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम आते रहते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि नाउ लेस देन 4 मंथ्स या फिर अप्रोक्स 4 मंथ्स ही बचे हुए हैं और ऐसे में आपको वाइड सिलेबस कवर करना होगा, मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे करंट अफेयर के। सो लास्ट में ऐसा ना हो कि आपके पास टाइम ना बचे रिवीजन करने के लिए या फिर जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं उसको स्टडी करने के लिए। इसीलिए अभी से ही आपको मजबूती से अपने टाइम को डिवोट करना है। और अगर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया जाए और उससे अगर हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो वो बेटर है रेदर कि हम कम पढ़े। तो अभी आपको अन्य विचार लाने ही नहीं है मन में कि आगे क्या होगा, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं चिंता करनी। यू हैव टू एक्ट नाउ एंड without expecting for the outcome, because when you deliver on your promise you will successfully gain it. So make a routine and try to study with full concentration, and जितना संभव हो सके अपना जो रिवीजन है एंड जो आपके पोर्शंस या सिलेबस बच गए हैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, सो दैट एग्जाम को अच्छे से अटैक किया जा सके। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स डिस्कस टू द आर्टिकल। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज ज्वाइन इट। द लिंक हैज बीन गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फ्रेंड्स, आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी बजट सेशन चल रहे हैं, ऐसे में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो अपने अपने रिपोर्ट्स डिफरेंट टॉपिक पर रिलीज करते रहती हैं। कल भी हमने पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट को ही डिस्कस किया था, आज भी हम अपने फर्स्ट आर्टिकल में पार्लियामेंट्री रिपोर्ट कमेटी को ही डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में क्या क्या आ जाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा या फिर प्रेसिडेंट, तो ये तीनों आते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा? यस, आपने सही सोचा, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट भी आते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे वो राज्यसभा की बात हो, पार्लियामेंट सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। लेट्स मूव टू द सिलेबस फर्स्ट। तो आर्टिकल 1 हम डिस्कस करेंगे। इट विल बी अंडर इंडियन कल्चर एंड इट विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। तो जनरली आर्किटेक्चर से ही जुड़ा आपका मुद्दा है ये, बिकॉज ये रिपोर्ट जो पीएससी ने रिलीज की है, आप देख सकते हो, ऑन क्रिएशन ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है बेसिकली, तो उसी में कुछ चेंजेस की बात कही गई है। तो ये जो आपका पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर, इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत उस रिस्ट्रिक्शंस को रिव्यू किए जाए। तो क्या क्या
रिस्ट्रिक्शंस है उसे तो देखेंगे ही, साथ ही साथ क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 की, तो ये बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से प्रिजर्वेशन किया जाता है एंशिएंट एज वेल एज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स प्लस आर्कियोलॉजिकल साइट्स का विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट भी प्रिजर्वेशन करती है, लेकिन जो आपका AMASR एक्ट 1958 है ये आपका उन साइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या इश्यूज हैं एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में और कमिटी के क्या रिकमेंडेशंस है उससे हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये कि एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट का ये है कि लेट्स से कि कोई मॉन्यूमेंट है, ठीक है, लेट्स से कि कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो उस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के अंतर्गत अगर हम 100 मीटर का दायरा मैप करते हैं तो वहां पर आपका किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। साथ ही साथ 300 मीटर को और एक्सटेंड कर दिया जाए तो वहां पर जो एक्टिविटी अलाउ होंगी तो वो रेगुलेटेड एरिया के रूप में होंगी, रेगुलेटेड वे में होंगी, यानी कि नॉट ऑल द एक्टिविटीज विल बी अलाउड, इट विल बी अलाउड ऑन रेगुलेटरी बेसिस। सर्टेन एक्टिविटीज हो सकती है अलाउ हो, सर्टेन हो सकता है रेस्ट्रिक्टेड हो। तो 100 मीटर एरिया में तो आपका सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज प्रोहिबिट है, लेकिन अगर हम बात करें एक्स्ट्रा 300 मीटर के दायरे की तो वहां पर रेस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड वे में अलाउ की जाती हैं। तो इस में इश्यू क्या है, तो बेसिकली स्पेसिफिक रीजनिंग कोई नहीं है कि आखिरकार ये नियम है ही क्यों, व्हाई देयर इज सो मच रेस्ट्रिक्शन। तो इसके लिए रिकमेंडेशन दी गई है कि भाई साहब होलिस्टिक रिव्यू किया जाए इन रेस्ट्रिक्शंस का केस टू केस बेसिस पे। ठीक है, दूसरा आपका इश्यू निकल कर आता है कि अभी बेसिकली अगर कोई ऑफिशियल्स या पर्सन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर कल्चरल मिनिस्ट्री या फिर स्टेट गवर्नमेंट में वर्क कर चुके हैं तो उनको नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। यानी कि अगर कोई ऑफिशियल है जो ASI या फिर कल्चर मिनिस्ट्री या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत वर्क कर रही है तो दे विल नॉट बी एम्प्लॉयड इन द नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। तो ये दूसरा इश्यू है। तीसरा इश्यू है कि जो आपके कंजेस्टेड अर्बन एरियाज है बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन डेंसिटी, इंक्रोचमेंट देखने को मिलता है अराउंड द मॉन्यूमेंट, जिसके कारण इन मॉन्यूमेंट्स की जो नेचुरल ब्यूटी है वो प्रभावित हो रही है। चौथा आपका कि कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में जो ना तो सेंटर रेगुलेट कर पा रही हैं ना तो स्टेट रेगुलेट कर पा रही है। तो कौन रेगुलेट कर रहा है इन्हें, तो इन्हें रेगुलेट कर रही हैं लोकल म्युनिसिपल लॉज। तो ये सर्टेन इश्यूज हमने देखे। तो रिकमेंडेशंस क्या है, तो एक तो रिकमेंडेशंस हमने बात की कि होलिस्टिक रिव्यू किया जाए रेस्ट्रिक्शंस का, वो भी केस टू केस बेसिस पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं उसको प्रॉपर एनालिसिस किया जाए कि उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, निगेटिव्स क्या हैं बिफोर इम्पोजिंग सच ए रेस्ट्रिक्शन। जैसे आपका इसी वाले रेस्ट्रिक्शंस को ले लो, ठीक है, पहले वाले रेस्ट्रिक्शंस को, तो इसके तहत प्रॉपर कंसिडरेशन किया जाए प्लस एंड माइनस का बिफोर इम्पोजिंग सच ए रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट इज योर ट्रांसफेरेबल डेवलपमेंट राइट्स इंट्रोड्यूस किए जाए सो दैट वैसे व्यक्ति जिनके पास प्रॉपर्टीज हैं इन एंड अराउंड द मॉन्यूमेंट्स तो उन प्रॉपर्टीज को मोनेटाइज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मॉन्यूमेंट है लेट से, और कोई व्यक्ति है जिसका एक प्रॉपर्टी है, लैंड ही मान लो, तो यहाँ पर वो अपनी प्रॉपर्टी को मोनेटाइज कर सके। लेट से कि किसी बिजनेसमैन को दे दे, किसी कंपनी को दे दे जो वहां पर होटल खोल सकते हैं या फिर अदर सर्विसेज ओपन करवा सकते हैं। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी ऑनर होगा उसको भी रेवेन्यू आएगा, साथ ही साथ जो
कंपनी होंगी उनको भी मुनाफा होगा। तो ये बातें की गई है। नेक्स्ट इज योर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अमेंड किया जाए सो दैट वैसे मॉन्यूमेंट्स जो अभी फिलहाल सेंटर एंड स्टेट प्रोटेक्शन के परव्यू से बाहर हैं उनको भी कंकरेंट लिस्ट में डाला जाए सो दैट स्टेट एंड सेंटर दोनों कानून बना सके टू प्रोटेक्ट दीज मॉन्यूमेंट्स एंड सेपरेट हेरिटेज कमीशन सेटअप किया जा सके टू लुक एट सच मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज योर तरीके अपनाए जाए, तरीके इवॉल्व किए जाए जिसके तहत जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, विलेज पंचायत से उनका भी पार्टिसिपेशन इंश्योर हो सके इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड अलोंग विथ व्हाट मॉन्यूमेंट स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्लान हो। ठीक है, तो ये सर्टेन रिकमेंडेशंस हमने डिस्कस किए। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। इंडिया टू डबल डाउन ऑन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेज मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम। तो बेसिकली आपको भी पता है कि भारत जो ऑयल एंड गैस इस्तेमाल करता है या फिर सिंपली कहें क्रूड ऑयल, तो मेजरली इम्पोर्टेड ही होते हैं। तो इम्पोर्टेड डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आपको भी पता है आजकल समय देख सकते हो आप, जो प्राइसेस इतनी तीव्रता से बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल के इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो इसके कारण जो कंज्यूमर है या फिर जो इंडस्ट्री है या फिर हमारा एनर्जी सेक्टर ही कह लो, जो इन सब क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है, तो उनको भी ज़्यादा निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है? एक तो सॉल्यूशन यही होगा कि भारत अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ा दे सो दैट ये जो आपके इंपोर्ट के कारण हो रही प्राइस फ्लक्चुएशंस उसका प्रभाव ज़्यादा ना हो भारत पर। तो इसीलिए ये डिसीजन लाई गई है। तो इसे डिस्कस करने से पहले सबसे पहली बात तो सिलेबस हम देखते हैं। तो सिलेबस में आपका जीएस पेपर 3 में कवर होगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इंडिया अभी फिलहाल जो भी एक्सप्लोर कर रहा है ऑयल एंड गैस को, उसको डबल करने वाला है बाय 2025 विथ एन ऑब्जेक्टिव कि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो इम्पोर्टेड फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करनी है। तो जाहिर सी बात है डोमेस्टिक आउटपुट या डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाई जाएंगी तो सिंपली जो डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्टेड फ्यूल वो तो कम हो ही जाएंगी। और आप देख सकते हो स्टेटस, इंडिया करंटली जो इंपोर्ट्स पर कितना रिलाई कर रहा है। 83% जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है वो भारत इंपोर्ट के माध्यम से फुलफिल करता है और जो 47% नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है वो भी भारत इंपोर्ट से ही फुलफिल करता है। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर सप्लाई मैनेजमेंट इश्यू आई, लेट्स से कि सप्लाई की कमी हो गई या फिर प्राइस ज़्यादा बढ़ गए, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत की इंडस्ट्री पर, डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के जो व्हीकल्स यूज करने वाले कंज्यूमर्स हैं उन पर या फिर हमारे एनर्जी सेक्टर पर पड़ेगी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर भी पड़ेगी, बिकॉज ह्यूज डिपेंडेंसी है। तो इस डिपेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए एक उपाय तो यही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। और अगर हम बात करें भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन करता कौन है, तो एक सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम आपने सुना भी होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये लगभग 61% इंडिजीनियस क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है एंड 71.5% कंट्री के गैस प्रोडक्शन में इन्हीं का योगदान होता है। जबकि ऑयल इंडिया लिमिटेड का शेयर ओनली 10% है इंडिजीनियस क्रूड ऑयल के लिए और 9% गैस प्रोडक्शन के लिए। तो अगर पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि ओएनजीसी मेजोरिटी ऑफ द इंडिजीनियस क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, जबकि ऑयल इंडिया लिमिटेड का शेयर आपका ओनली 10% है फॉर द इंडिजीनियस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। अब बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेज हमारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री फेस करते हैं इन एक्सप्लोरेशन। तो एक तो यही है कि हाई रिस्क है। हाई रिस्क यानी कि जो हमारा एरिया है जहाँ से हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करेंगे, अब उसका जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है
हो सकता है वो इकोनॉमिकली वायबल ना हो, तो इसके कारण नुकसान हो सकती है। तो ये रिस्क रहती है कि अगर हमने प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया और पता चला कि हमारा जो कॉस्ट है वो भी रिकवर नहीं हो पाई, तो फिर सारा लॉस में चला जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी दूसरी इश्यू आ गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अब इस प्रकार के प्रोजेक्ट जब भी इनिशिएट किए जाएंगे तो लंबे ड्यूरेशन के होते हैं, बिकॉज सबसे पहली बात तो लोकेशन आइडेंटिफाई करो, वहाँ पर ड्रिलिंग करो, फिर उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी को जज करो, तो लंबे समय लगते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक तो आपका हाई इन्वेस्टमेंट कैपिटल, दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, तीसरी इंपॉर्टेंट बात हाई रिस्क। एंड दूसरा चैलेंज बेसिकली आपका टेक्नोलॉजिकल लेवल पर है, यानी कि लेट्स से कि हर एक एरिया तो सिमिलर नहीं होते हैं। अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन साइट्स की, तो कहीं कहीं ऐसे फील्ड्स होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं जहाँ से हम ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपका भाई साहब टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव टूल्स चाहिए, एडवांस टूल चाहिए। तो वो टेक्नोलॉजी की अनअवेलेबिलिटी हमारे पास होती है, दैट्स वाई ये चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। जैसे कोई कोई जो ऑयल फील्ड होगा वो आपका अल्ट्रा डीप वाटर फील्ड होगा, यानी काफ़ी डीपली लोकेटेड होगा, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी नीड एडवांस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज योर लो इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन प्लेयर्स, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, इसलिए एफडीआई भी इस क्षेत्र में नहीं आती है उतनी ज़्यादा। क्यों लो इंटरेस्ट दिखाते हैं? तो एक तो आपका ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हासिल करना, उसमें डिले होता है, रेगुलेटरी अप्रूवल इन सब में डिले होता है, तो ब्यूरोक्रेटिक कम्प्लेक्सिटीज आप कह सकते हो। बात करते हैं गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो एक तो आपका हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, हेल्प पॉलिसी आपने सुना भी होगा, अलोंग विथ ओपन एक्वियस लाइसेंसिंग पॉलिसी, दोनों ने गवर्नमेंट ने लेकर आई है, जिसके तहत लाइसेंसिंग रिजीम को और आसान किया जाए, सो दैट जो भी इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आसानी से इन्वेस्ट कर सके। अलोंग विथ अ स्मॉल फील्ड पॉलिसी लाई जाए, जिसके तहत जो डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड है, स्मॉल फील्ड मतलब वो एरिया जहां ह्यूज क्वांटिटी में तो लेट्स से आपका ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन नहीं होंगे, लेकिन हाँ वहां से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उन एरियाज को मोनेटाइज कर दिया जाए कि लेट्स से कि अदर प्लेयर्स इन एरिया पर एक्सट्रैक्शन करें और आपका जो भी प्रोडक्शन है उसको इनिशिएट कर सके, तो ये भी एक है। एंड नेक्स्ट इज योर 100% एफडीआई अलाउ की गई है मैनी सेगमेंट्स में, जैसे नेचुरल गैस में आपका 100% एफडीआई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले लो, रिफाइनरीज को ले लो, तो यहाँ पर आपका 100% एफडीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। सो फ्रेंड्स ये हमने देखा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो मैप में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नेशन मार्क्स 100 ईयर्स ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। आपको भी पता है जो आपका 12 फैब 1922 है, इस दिन आपका जो चौरी चौरा इंसिडेंट है, इसके कारण गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विद्रोह कर लिया था। हालांकि जो चौरी चौरा इंसिडेंट है वो एक्चुअली 4 फैब 1922 को अकर हुई थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट, बिकॉज इट वाज ए वायलेंट इंसिडेंट, इसीलिए गांधी जी ने इस इंसिडेंट का समर्थन नहीं किया था एंड अल्टीमेटली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 12 फैब 1922 को विद्रोह कर लिया था। तो इसके डिटेल में जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और डायरेक्ट हमारे सिलेबस से लिंक करता है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट आपका हिस्ट्री का टॉपिक आएगा, फ्रीडम स्ट्रगल इन वेरियस स्टेजेज एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स या कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली आपको पता है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो आपका अप्रोक्स 1920 को स्टार्ट किया गया था, और उसको स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व थी। क्या क्या इश्यूज थी? रॉलेट सत्याग्रह है ना,
जालियांवाला बाग मस्करी भी हो चुका था, अलोंग विथ सेल्फ गवर्नमेंट की जो वादा की गई थी ब्रिटिश के द्वारा कि वैसा वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगा तो हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, वो वादा भी फुलफिल नहीं हुआ। अलोंग विथ जो आपका खिलाफत इशू चल रहा था, जिसके तहत जो ऑटोमन एम्पायर है वो तो आपका ब्रिटिश के कारण एक प्रकार से इंड हो चुका था, और जो खलीफा है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस हेड हुआ करते थे, उनकी अथॉरिटी को रीएस्टेब्लिश करने के लिए खिलाफत मूवमेंट भी चलाई गई थी। तो ये सब कंबाइंड इश्यूज एक साथ चल रहे थे और महात्मा गांधी ने इन्हीं इश्यूज को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार से नेशन वाइड मूवमेंट छेड़ा था, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम दिया गया था। तो लगभग 2 साल तक ये मूवमेंट चली और उसके बाद कहीं ना कहीं एक वायलेंट इंसिडेंट हो गया, जिसको आप चौरी चौरा इंसिडेंट कहते हैं। दैट्स वाई महात्मा गांधी ने इसे विद्रो कर लिया। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो यही कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो है कहीं ना कहीं देश के फ्रीडम स्ट्रगल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और चौरी चौरा इंसिडेंट की बात करें तो चौरी चौरा आपका एक विलेज है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस ही कहा जाता था। और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुई, और ये इंसिडेंट आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ही दौरान हुई थी, जब लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसके कारण लगभग 3 सिविलियंस की प्लस 22 पुलिसमैन की डेथ हो गई थी। अब इसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश जो है आपका रिप्रेशन करेगा, तो इसके कारण पीसफुल प्रोटेस्टर्स को भी एक प्रकार से ब्रिचुअली सप्रेस किया गया पुलिस के द्वारा, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, डिटेंशन कर लिया गया। और आप देख सकते हो ब्रिटिश ने लगभग 228 लोगों को डेथ ट्रायल पर रखा, जिसके तहत 19 को डेथ सेंटेंस भी दी गई एंड लगभग 110 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। तो आप समझ सकते हो। एंड प्रीलिम्स के लिए ये जरूर याद रखना है कि बाबा राघव दास एंड मदन मोहन मालवीय यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? तो लगभग 150 पीपल को ये डेथ सेंटेंस से बचाते हैं। तो आप समझ सकते हो एक इम्पॉर्टेंट रोल आपका बाबा राघव दास एंड मदन मोहन मालवीय का निकल कर आ रहा है। और अगर हम बात करें चौरी चौरा इंसिडेंट का इम्पैक्ट क्या रहा, तो एक इम्पैक्ट तो डायरेक्टली यही रहा कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विद्रो कर लिए थे 12 फरवरी 1922 को। एंड गांधी जी ने ये कहा था कि जो लोग हैं वो अभी फिलहाल रेडी नहीं है कि वो नॉन वायलेंट मूवमेंट को टेकअप कर सके, लीड कर सके, बिकॉज ये जो इंसिडेंट है वो वायलेंट हो चुका था। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो प्रीलिम्स के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बारदौली रिजोल्यूशन पास किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जिसके तहत पीजेंट्स को बोला गया कि आप टैक्स पे करिए, रेंटर्स को कहा गया कि आप रेंट पे करिए। ठीक है, रेंटर मतलब टीनेंट्स को कहा गया कि वो रेंट पे करे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हो। बारदौली रेजोल्यूशन में क्या बातें कही गई, पीजेंट टू पे द टैक्सेस एंड टीनेंट टू पे द रेंट्स। और तीसरा इम्पैक्ट यही रहा कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ CR दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा विद इन द कांग्रेस। ठीक है, और इसका कारण भी यही था कि जब मूवमेंट को एब्रप्ट एंड किया गया तो जो लीडर्स लीड कर रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। तो 2 गुट में विचारधाराएं बढ़ गई। एक तो बोल रहे थे कि हम चुनाव के माध्यम से हाउस में जाएंगे, लेजिस्लेचर में जाएंगे और अपने कंसर्न्स को रेज करेंगे। दूसरा जो गुट था वो बोल रहा था कि नहीं, हम हाउस में नहीं जाएंगे, हम जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क में इंगेज करेंगे। तो यहाँ पर भी स्प्लिट की भावना आ गई थी। हालांकि महात्मा गांधी ने इस इश्यू को संभाला और कहा कि जिनको इलेक्शन के माध्यम से लेजिस्लेचर में जाना है वो लेजिस्लेचर में जा सकते हैं और अपने कंसर्न्स एंड बॉयकॉट जो भी रेज करना है वो कर सकते हैं, और दूसरे वो अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर, कहीं ना कहीं मासेस जो लोग थे उनमें भी डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिली, बिकॉज
एक फोकस्ड मूवमेंट चल रहा था और एब्रप्ट एंड होने के कारण जो मासेस में मोटिवेशन है उसकी भी कमी हो गई थी, which germinated the seed of extremism as the goal of NCM were not reached। तो इसी पीरियड में आप देखोगे कि 1922 के बाद अप्रोक्स 1930s तक आपका रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी ज़्यादा चर्चा में रहता है। सो फ्रेंड्स, इससे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लोबल एनालिसिस ऑफ हेल्थ केयर वॉस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट रिलीज बाय WHO। तो कहने का मतलब ये है कि इस कोविड-19 के आने के कारण ये जो आपका जो बायोमेडिकल वॉस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। अब इस बायोमेडिकल वॉस्ट के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं निकल कर आ रही है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो सिलेबस देखते हैं। तो जो आपका सिलेबस नंबर 4 टॉपिक नंबर 4 है वो कवर होगा आपका इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर या सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ। तो ये तो है ही है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है, लेकिन आपका इसमें भी कवर हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फोरम एंड देयर मैंडेट। ठीक है, तो जो रिपोर्ट रिलीज की गई है बाय द WHO, इसके तहत जो एडिशनल कोविड-19 हेल्थ केयर वॉस्ट जनरेट हुए, जैसे आपका दवाई ले लो या फिर जो भी आपके सिरिंजेस ले लो, ये सब आपके एडिशनल कोविड-19 हेल्थ केयर वॉस्ट निकल कर आए हैं। तो ये रिपोर्ट बेसिकली करंट हेल्थ केयर वॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्क्राइब करता है और क्या डिफिशियंसीज हैं और कैसे ठीक किया जाए हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, उसके बारे में रिकमेंडेशन भी देता है। कुछ फाइंडिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि 30% जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनके पास एग्जिस्टिंग वेस्ट लोड को हैंडल करने की क्षमता ही नहीं है। एंड एग्जिस्टिंग वेस्ट लोड की अगर हम बात करें तो यानी कि कोविड-19 लोड तो चलो एक अलग हो गई, लेकिन बिफोर कोविड-19 भी तो आपका एग्जिस्टिंग वेस्ट लोड जनरेट होता होगा, तो उसको हैंडल करने की क्षमता लगभग 30% ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज के पास नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि जब कोविड-19 का लोड आया तो और ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर पड़ा होगा इन हैंडलिंग द एग्जिस्टिंग वॉस्ट लोड। और कोविड-19 पैंडेमिक के कारण डबल बर्डन देखने को मिली। पहली बात तो वॉस्ट में तो बढ़ोतरी हुई, साथ ही साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी है टू मैनेज द वॉस्ट उसमें भी कमी आई है, बिकॉज वॉस्ट में बढ़ोतरी होने के कारण जो मैनेजमेंट है वॉस्ट की उसको भी सही से हैंडल नहीं किया जा पा रहा है। नेक्स्ट जो कम्युनिटीज हैं हु लीव्स नियर पुअरली मैनेज लैंडफिल्स, जहाँ पर इन सब वॉस्ट को डिस्पोज किया जाता होगा, तो उनके हेल्थ पर भी काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट क्या की रिकमेंडेशन है, तो पहली बात तो इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आया जाए फॉर द वॉस्ट मैनेजमेंट, लाइक सस्टेनेबल पैकेजिंग हो, रेशनल यूज हो PPE किट्स का, साथ ही साथ जो PPE किट्स हैं वो आपके ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिन्यूएबल मटेरियल से बनाए जाए, रीयूजेबल ग्लोव्स हो, एप्रॉन्स एंड मास्क हो। तो अन्य क्या रिकमेंडेशन है, तो ग्लोबल लेवल पर आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया जाए अमंग द ग्लोबल हेल्थ डोनर्स, लॉजिस्टिक्स इन्फेक्शन प्रिवेंशन किया जाए, कंट्रोल एंड हेल्थ केयर वॉस्ट एंड इन्वायरमेंटल एक्टर्स। नेशनल लेवल पर क्या है, तो जो सस्टेनेबल हेल्थ केयर वॉस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसको अपडेट इम्प्लीमेंट रेगुलेट किया जाए प्रॉपरली, एंड वॉस्ट मैनेजमेंट को हेल्थ बजट में डाला जाए, क्योंकि वॉस्ट मैनेजमेंट अब एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है अगर हम बात करें कोविड-19 के बाद, बिकॉज एडिशनल वॉस्ट जनरेट हो रहे, तो वॉस्ट मैनेजमेंट को भी हेल्थ बजट में इंक्लूड किया जाए एंड रिसाइकलिंग मार्केट में इन्वेस्ट की जाए सो दैट मोर एंड मोर रिसाइकलिंग हो। नेक्स्ट बिहेवियरल चेंज को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि ओवर यूज ना हो PPE किट्स का, अप्रोप्रिएट यूज हो, रीयूजेबल्स जहाँ तक फिजिबल हो। एंड फैसिलिटी की बात करें तो ट्रेनिंग, मेंटरिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, इन सब को इम्प्रूव किया जाए फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल वॉस्ट मैनेजमेंट एंड वॉस्ट वर्कर्स। सो फ्रेंड्स, इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एक्सट्रीम विंड वेव क्लाइमेटिक प्रोजेक्शंस
फॉर द इंडियन ओशियन अंडर द चेंजिंग क्लाइमेट सीनरी। आपको पता है क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुकी है और इसके कारण आपका जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो भी अब रिफ्लेक्ट होते हैं, खासकर अगर हम बात करें इंडियन ओशियन में। अब एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट ये भी है कि जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, अब विंड एसोसिएटेड वेव्स जो आती है, ओशियन में वेव्स आती है ना, अब इस क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपका विंड वेव है वो और ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। डोमिनेट करने का मतलब ये हुआ कि मोर एंड मोर हायर हाइट के वेव्स जनरेट हो रहे हैं और इसका इम्पैक्ट कोस्टल सिटीज, कोस्टल स्टेट्स पर तो होगा, ठीक है। तो यही आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है। तो सिलेबस को देखते हैं, ज्योग्राफी का सिलेबस है आपका एंड आप देख सकते हो डायरेक्ट आपका इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फेनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन ईटीसी, इसी में आपका आ गया विंड वेव्स, ठीक है। तो रिसेंट स्टडी जो इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा की गई, इसमें ये इंडिकेट किया गया कि जो रीजन्स है ओवर द बे ऑफ बंगाल, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया का मैप है तो ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ठीक है। तो जो रीजन्स है ओवर द बे ऑफ बंगाल या फिर साउथ चाइना सी या फिर साउथ इंडियन ओशियन, यहाँ पर आपका हायर वेव एक्टिविटीज आने वाले समय में देखा जा सकता है, ये आपका स्टडी कह रही है। और जो एक्सट्रीम विंड वेव्स आएंगी इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो एक्सट्रीम विंड वेव आएंगी तो जाहिर सी बात है कोस्टल रीजन्स को इनंडेट करने की ये क्षमता रखती है, कोस्टल फ्लडिंग हो सकती है, साथ ही साथ शोरलाइन कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होंगी। और ये बातें कही गई हैं कि जो वेव्स हैं वो 1 मीटर तक इंटेंसिफाई हो सकती है। लेट्स से कि पहले वेव्स इतने हाइट तक होती थी, अभी 1 मीटर हाइट तक इंटेंसिफाई हो सकती है। तो आप समझ सकते हो इसका डायरेक्ट परिणाम जो कोस्टल लैंड एरियाज हैं उस पर पड़ेगा, डायरेक्ट वो इनंडेट हो जाएंगे, फ्लडेड हो जाएंगी विद दीज विंड वेव्स। एंड अगर हम बात करें तो मैंने बोला आपको साउथ इंडियन ओशियन में तो लगभग 1 मीटर तक का इंटेंसिफिकेशन हो सकता है एंड लगभग 0.4 मीटर का इंटेंसिफिकेशन हो सकता है वेव्स का ओवर द रीजन्स इन नॉर्थ इंडियन ओशियन या फिर नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी या फिर नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल या फिर साउथ चाइना सी, ठीक है। एंड जो प्रोजेक्टेड चेंज देखने को मिल रही है विंड्स एंड वेव्स में, उसका कारण क्या है, तो बेसिकली एक तो सी लेवल प्रेशर वेरिएशन देखने को मिल रही है, यानी कि प्रेशर वेरिएशन सी लेवल में देखने को मिल रही है बिकॉज एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज जो आपका क्लाइमेट फैक्टर के कारण हो रहा है उसके कारण आपका प्रेशर चेंज भी हो रहा है, तो इसके कारण आपका विंड एंड द वेव्स वो आपका वेरिएशन कर रही है एंड वेव एक्टिविटीज आने वाले समय में बढ़ेंगी, तो इसके कारण इनंडेशन, फ्लडिंग के इंसिडेंट्स बढ़ सकते हैं और इसके कारण जो शोरलाइन कॉन्फ़िगरेशन है वो तो प्रभावित होगा ही होगा, साथ ही साथ कोस्टल रीजन में लेट्स से कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डैमेज मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई आपको ही पता है वाटर के बीच में सिचुएटेड है एक, तो ऐसे में अगर ये जो विंड एक्टिविटीज ज़्यादा डोमिनेट करती है तो उसका इफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ साल्ट वाटर इंट्रूजन हो सकता है इनटू द ग्राउंड वाटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड ह्यूमन पॉपुलेशन भी प्रभावित हो सकती हैं विथ रेंज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस। और इसके कारण आपका कोस्टल कम्युनिटी जो वहाँ पर रहते हैं उसको भी खतरा होगा बिकॉज दीज आर ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के कारण तो वल्नरेबल है ही है बिकॉज ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हीं कोस्टल कम्युनिटीज को देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल सी लेवल राइज है ना, तो अब विंड वेव्स की हाइट अगर बढ़ती है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कोस्टल कम्युनिटीज़ पर पड़ेंगे। एंड कुछ इनिशिएटिव जो ली गई हैं टू बूस्ट द क्लाइमेट रेजिलेंस ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज, तो एक तो आपका यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सपोर्टेड प्रोजेक्ट फॉर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जिसके तहत इको सिस्टम को रिस्टोर करना, क्लाइमेट रेजिलेंट लाइवलीहुड को प्रमोट करना। एंड वी हैव द वर्ल्ड बैंक फंडेड इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये अच्छे से याद रखना है, जो ICZM प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक फंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज योर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स ब्रेक थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन।
क्वांटम कम्युनिकेशन है क्या बेसिकली, तो इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। आपने रोबोट फिल्म तो देखा ही होगा, रजनीकांत वाला। उसमें एक सीन होता है जिसके तहत जो रजनीकांत है एंड जो आपके डैनियल साहब है वो कन्वर्सेशन करते हैं आमने सामने स्क्रीन के माध्यम से, है ना। ऐसा लगेगा कि बंदा आमने सामने खड़ा है और टॉक कर रहा है। तो ये है आपका क्वांटम कम्युनिकेशन, ठीक है। और भी क्वांटम एप्लीकेशंस होते हैं लेकिन इट इज वन ऑफ देम। तो यही जो डेमोन्स्ट्रेशन है अभी फिलहाल की गई है। तो इसे डिस्कस करने के पहले लेट्स मूव टू द सिलेबस। तो सिलेबस में आप देख सकते हो इट विल कवर अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो हाल फिलहाल में इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है एंड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी है, इन्होंने सक्सेसफुली क्वांटम इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके हैक प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया है एंड इट इज़ ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। और इसमें आपका सिक्योर टेक्स्ट इमेज ट्रांसमिशन, क्वांटम असिस्टेड टू वे वीडियो कॉलिंग सब सुविधाएं एक्सेस की जा सकती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज़ वेरी मच सिक्योर, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती है ये आपका, हैक प्रूफ होती है। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कंडक्ट की गई बिटवीन टू बिल्डिंग्स विच वॉज सेपरेटेड बाय 300 मीटर। तो ये मैंने बोला एक बिल्डिंग यहाँ पर, तो एक बिल्डिंग 300 मीटर दूर, और यहाँ पर आपका क्वांटम कम्युनिकेशन जज किया गया है। तो यहाँ पर बैठा व्यक्ति, यहाँ पर बैठा व्यक्ति, ऐसा लगेगा कि आमने सामने कम्युनिकेट कर रहा है। तो अगर हम बात करें क्वांटम कम्युनिकेशन की, तो क्वांटम कम्युनिकेशन बेसिकली क्वांटम फिजिक्स के जो सिद्धांत है उसका एडवांटेज लेकर आपका कम्युनिकेशन को प्रोसीड करवाता है। एंड जब हम बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की, तो ये बेसिकली जो एनर्जी है, मैटर है, उसके बिहेवियर को, उसके नेचर को स्टडी करता है ऑन द क्वांटम लेवल। क्वांटम लेवल मतलब सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। और क्वांटम कम्युनिकेशन इसका मतलब क्या हुआ कि दो की प्रिंसिपल पर आधारित है। एक तो आपका सुपर इम्पोजिशन, जिसमें बेसिकली जो इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं वो क्यूबिट में स्टोर किए जाते हैं। क्यूबिट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। और इसके तहत बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका 0 एंड 1 एट द सेम टाइम में स्टोर किए जाते हैं। जैसे ट्रेडिशनल कंप्यूटर में या तो 0 या फिर 1 के रूप में इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स में स्टोर किए जाएंगे। 0 एंड 1 एट द सेम टाइम स्टोर किए जा सकते हैं। दूसरा आपका इंटेंगलमेंट, इसमें बेसिकली जो क्यूबिट्स हैं सुपर इम्पोजिशन में, इसको कोरिलेट किया जा सकता है एक दूसरे के साथ। दैट इज जो स्टेट ऑफ वन है, लेट्स से कि 1 मैंने चूज किया, तो वो डिपेंड करते हैं ऑन द स्टेट ऑफ अनदर। एंड क्वांटम इंटेंगलमेंट आपका क्रिप्टोग्राफी में भी यूज होता है, सो दैट शेयर्ड सीक्रेट की क्रिएट किया जा सके। और ये जो आपका सीक्रेट की है वो सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही जान पाएगा। एंड इस सीक्रेट की के माध्यम से उनके जो मैसेज है वो इनकोड किए जाते हैं, इनक्रिप्ट किए जाते हैं। और अगर कोई तीसरा व्यक्ति इंटरसेप्ट करता है, हैक करता है सिग्नल को, तो जो इंटेंगलमेंट है वो ब्रेक हो जाएंगी और अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि हाँ कम्युनिकेशन हैक हुई है। तो जो भी अथॉरिटी है वो अलर्ट हो जाएंगी। दैट्स वाई इट इज ए सिक्योर मीन्स आने वाले समय में होने वाली है टू ट्रांसमिट द डाटा, टू एक्सचेंज द डाटा। सो फ्रेंड्स, ये हमने 6 आर्टिकल्स डिस्कस किए। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छी लग रही है लेक्चर सीरीज, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।